Hello friends, welcome to Daily Current Affairs video from Toppers Notes. Today is 20th of May and we'll be covering the following articles. Moving on to the very first article, India's vulnerability to droughts. तो रिसेंटली जो हीट वेव चल रही है, जो गर्मी चल रही है, उसके कारण ड्रॉट की कहीं ना कहीं समस्या आने वाली है आगे आने वाले दिनों में। तो इंडिया कैसे वल्नरेबल है ड्रॉट्स के लिए, क्या ड्रॉट्स कैसे होती हैं, क्या उसके अंदर चेंजेस आते हैं, ये सब बारे में हम बात करेंगे। इंडिया कैसे प्रिपेयर्ड है, क्या एक्शंस लेने चाहिए, इसमें डिज़ास्टर मैनेजमेंट का भी रोल देखेंगे। तो एक बहुत ही बेहतरीन और एक डिटेल्ड आर्टिकल है इसके बारे में। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट वन, द सेला टनल एन इम्पॉर्टेंस एंड स्ट्रेटेजिक एज इट प्रोमिसेस। तो सेला टनल जो है उसकी इम्पॉर्टेंस और उसकी स्ट्रेटेजिक एज देखेंगे जो कि वो बताता है। जैसा कि आपको पता है कि सेला टनल जो है फ़िलहाल अरुणाचल में है। एक सेकंड में पेन चेंज कर लेता हूँ, देखते हैं। ओके, फ़िलहाल अरुणाचल प्रदेश में बन रहा है और ये अबाउट टू कंप्लीट है, ठीक है, बन के ख़त्म होने वाला है। तो इस टनल से होगा क्या कि एक ऑल वेदर की हर मौसम में कनेक्टिविटी रहेगी हमारी, ऑल वेदर कनेक्टिविटी टू नॉर्थ ईस्ट, और क्या रहेगा, ट्रेड के लिए सही रहेगा, और चाइना के LAC पे भी हम आइज़ या फिर नज़र रख पाएंगे, राइट। ओके, मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट आर्टिकल, गवर्नमेंट फ्लैग्स लो स्कोर इन वर्ल्ड बैंक्स गवर्नेंस इंडेक्स। तो वर्ल्ड बैंक के गवर्नेंस इंडेक्स के अंदर जो इंडिया की गवर्नमेंट है उसके स्कोर्स काफ़ी कम आए हैं। उसके बारे में बात करेंगे कि वर्ल्ड बैंक का ये गवर्नेंस इंडेक्स होता क्या है, गवर्नमेंट ने क्या क्या किया, क्या क्या उसमें चेंजेस हुए हैं, क्या क्या वो इंडेक्स कंसिडर करता है, ये पूरे इंडेक्स को बनाते वक्त क्या क्या वो चीज़ें कंसिडर की जाती हैं, राइट। ओके, मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट वन, एथेनॉल ब्लेंड इन पेट्रोल टू बी रेज टू 20% इन 3 years। तो एथेनॉल ब्लेंडिंग का जो है पेट्रोल के अंदर वो 20% रेज़ किया जाएगा। उसको जो एथेनॉल ब्लेंडिंग की जो मात्रा है या फिर हम कह सकते हैं कंपोजिशन है, वो 20% बढ़ाई जाएगी। ये रिसेंटली अभी हुआ है और एक साथ नहीं, आने वाले 3 सालों के अंदर ये ग्रेजुअली बढ़ाई जाएगी। तो एथेनॉल क्या होता है, एथेनॉल ब्लेंडिंग क्या होता है, क्या उससे असर पड़ेगा, ये सब पूरे बात में इस पर्टिकुलर आर्टिकल के अंदर पढ़ेंगे, राइट। उसके अलावा डिजिटाइजेशन ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर एंड इट्स चैलेंजेस। तो इंफ्रास्ट्रक्चर का जो डिजिटाइजेशन हो रहा है उसके बारे में बात करेंगे कि डिजिटाइजेशन क्यों ज़रूरी है, नीड क्यों है, एंड कैसे करेंगे, रीजंस क्या हैं, कैसे वो काम आएगा, उसके चैलेंजेस क्या हैं, इसके बारे में पूरी बात करेंगे। ओके, मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट वन, स्टेट ऑफ इनइक्वालिटी इन इंडिया रिपोर्ट। तो स्टेट ऑफ इनइक्वालिटी की रिपोर्ट आ गई है। इंडिया के अंदर जो स्टेट ऑफ इनइक्वालिटी है इसके बारे में पूरा डिटेल्ड में आर्टिकल होगा, PIB से उठाया गया है ये, कि सबसे पहले तो रिपोर्ट होती क्या है ये वाली, राइट, क्या मेथड से यूज़ करते हैं, क्या इसकी हम कह सकते हैं कि हाइलाइट्स हैं, क्या ये बताता है, इसके अलावा क्या रिकमेंडेशंस हैं, राइट। तो इसके ऊपर पूरा ही डिटेल और बहुत ही बेहतरीन आर्टिकल है एंड वीडियो भी बहुत शानदार है। इसके बारे में बहुत ही इन डेप्थ एनालिसिस आपको मिलेगा। अदर देन दिस, व्हाट इज़ सडन इन्फेंट डेथ सिंड्रोम, कि सडन इन्फेंट डेथ सिंड्रोम क्या होता है उसके बारे में हम बात करेंगे। ओके, देन स्टार्ट विद टुडेज आर्टिकल एंड मूविंग ऑन टू द वेरी फर्स्ट आर्टिकल, द सेला टनल इम्पॉर्टेंस एंड इट्स स्ट्रेटेजिक एज इट्स प्रोमिसेस। तो सेला टनल क्या है, इसकी स्ट्रेटेजिक इम्पॉर्टेंस क्या है और क्या एज प्रोवाइड करता है ये इंडिया को, इसके बारे में हम बात करेंगे, राइट। ओके, एंड ठीक है, जैसा कि शुरू करते हैं। एज यू ऑल नो कि जो सेला टनल प्रोजेक्ट है अरुणाचल प्रदेश के अंदर, वो अब अबाउट टू कंप्लीट है, ख़त्म होने वाला है पूरा, उसका काम जो है वो हो चुका है और इट्स स्टार्ट टू फंक्शन सून, राइट। इससे होगा क्या, ये एक तो ऑल वेदर कनेक्टिविटी जो है वो प्रोवाइड करेगा कि हर मौसम में यूज़ करने वाला ये रोड रहेगा, ये कनेक्टिविटी प्रोवाइड करेगा कि उस पर्टिकुलर पास को हर मौसम में यूज़ किया जा सके। टनल है एक तरीके का, और किससे कनेक्ट करेगा, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल जो चाइना के साथ हमें हम कह सकते हैं कि बाउंड्री के ऊपर जो टच करती है, राइट। ओके, अगर इसका लोकेशन देखते हैं हम, तो तवांग है ये अरुणाचल प्रदेश के अंदर, राइट। अब इसे क्या है, तवांग के ऊपर चाइना क्लेम करता है, हालांकि है ये अरुणाचल प्रदेश का पार्ट, लेकिन तवांग के ऊपर चाइना का क्लेम है कि ये चाइना का पार्ट है। इसने
मतलब क्या कहता है कि कब्ज़ा भी कर लिया था 1962 के अंदर चाइना ने, लेकिन आफ्टर द वॉर दे रिटर्न इट, आफ्टर वॉर उन्होंने रिटर्न कर दिया, राइट। तो उससे आगे बढ़ेंगे जब, तो दिरांग पास और तवांग जो ये दो जगह है, इसके बीच में सेला पास टनल पड़ेगा। ये इसकी करंट जो कंप्लीशन है उसकी एक पिक्चर है, राइट। अब इससे होगा क्या, सबसे मेजर, जैसे आप डायग्राम में देख भी पा रहे होंगे कि जो टाइम ट्रेवल है वो 1 घंटे से कम हो जाएगा, रिड्यूस हो जाएगा। ऑल वेदर एक्सेस, हर मौसम में सुविधा मिलेगी, ठीक है, कि हम इसको एक्सेस कर पाएँ। अदर देन दिस, आर्मी मूवमेंट के लिए बहुत क्रिटिकल रहेगा, क्योंकि जब 1 घंटे का समय लगता था तो टाइम रिड्यूस होने से आर्मी की जो मूवमेंट है वो बहुत ही इफ़ेक्टिव हो जाएगी, राइट। अदर देन दिस, तवांग के पास एक्सेस रहेगा ईयर राउंड, कि हम हर साल, मतलब साल भर में कभी भी तवांग जा सकते हैं, कोई ऐसा इशू नहीं रहेगा कि एक्सेस आप पूरे ईयर के टाइम आप उसका एक्सेस कर सकते। ऑल वेदर है कि बर्फ़ पड़ रही है, बारिश आ रही है, लैंडस्लाइड हो गया, ऐसा कुछ इशू नहीं होगा, तो यहाँ से काफ़ी सही रहेगा, राइट। ओके, मूविंग ऑन। अगर हम बात करते हैं सेला टनल प्रोजेक्ट की, तो ये क्या है, कैसे है, पूरा इसके बारे में देख लेते हैं। सबसे पहले तो बना कौन रहा है, सेम एक ही अथॉरिटी, बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन, BRO जिसको बोलते हैं। इंडिया के बॉर्डर्स के ऊपर जितनी भी रोड बन रही हैं पूरी की पूरी मेजरली बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन ही बनाती है। और ये पर्टिकुलर जो सेला टनल है ये किसके अंदर बना है, प्रोजेक्ट वर्तक, राइट। अब आपको पता है, जैसे हम डेली देखते हैं, कहाँ से इम्पॉर्टेंट है, प्रीलिम्स, राइट। डायरेक्ट क्वेश्चन, प्रोजेक्ट वर्तक किसके लिए, 4 ऑप्शन दे देंगे, कोई डिफेंस का होगा, कोई स्पेस का होगा, कोई कुछ होगा, और एक ऑप्शन होगा आपका टनल का, सेला टनल, रोड कनेक्टिविटी। तो आपको ये याद रखना कि सेला टनल प्रोजेक्ट वर्तक के अंदर बन रहा है, राइट। ओके, इसके अंदर 2 टनल है और एक लिंक रोड है। टनल 1 की बात करते हैं तो 980 मीटर्स लॉन्ग है, सिंगल ट्यूब टनल है, ठीक है। अगर टनल 2 की बात करते हैं तो 1555 मीटर का है, एक बाइलेन ट्यूब है ट्रैफिक के लिए और एक एस्केप ट्यूब है इमरजेंसी के साथ में, जो कि साथ के साथ चल रही है, राइट। टनल 2 जो है वो लॉन्गेस्ट टनल में से एक होगी, जो कि 13,000 फीट के ऊपर बनी है। अब 13,000 फीट की हाइट के ऊपर जितने भी टनल्स बनी हैं उसमें से एक टनल 2 होगी, राइट। लिंक रोड जो है, कि मान लीजिए कि ये टनल है, ये दूसरी टनल है, तो इसके बीच में जो लिंक रोड है, दोनों टनल्स को जो लिंक करेगा वो है 1200 मीटर्स का, राइट। ओके, अब अगर हम बात करें इसी की, कि ये एक टनल हो गया, ये लिंक रोड हो गया, ये दूसरा टनल हो गया, तो इधर से लेकर यहाँ तक टोटल प्रोजेक्ट की बात करें लिंक रोड समेत, ये कितना हो रहा है, 12 किलोमीटर्स, राइट। और इसमें अगर हम बात करें मेथड की, तो न्यू ऑस्ट्रियन टनलिंग मेथड यूज़ हो सकता है, होता है, और इसका चांस है कि डायरेक्ट क्वेश्चन आए आपके किसी भी स्टेट पीसेस में भी आ सकता है, राइट। ओके, मूविंग ऑन। तो सेला पास जो है वो कहाँ बनाया जा रहा है उसका लोकेशन देख लेते हैं। तो लोकेशन के अंदर अगर बात करें तो वेस्ट कामेंग डिस्ट्रिक्ट ऑफ अरुणाचल प्रदेश की, अरुणाचल प्रदेश के कामेंग डिस्ट्रिक्ट के अंदर, ये वेस्टर्न कामेंग डिस्ट्रिक्ट के अंदर ये इसका कंस्ट्रक्शन हो रहा है। तो इट विल प्रोवाइड एन अल्टरनेटिव एक्सेस टू सेला पास विच इज़ एट 3000 फीट। एक अल्टरनेटिव एक्सेस देगा सेला पास जाने के लिए, जो कि 3700 फीट के ऊपर लोकेटेड है। अगर हम बात भी करते हैं तो ये देखिए, ईटानगर से ये यहाँ पर है, वेस्टर्न साइड में, यहाँ पे ये पास है, और यहाँ पे ये हम कह सकते हैं कि ये वेस्टर्न कामेंग डिस्ट्रिक्ट है, ठीक है। ओके, इम्पॉर्टेंट क्यों है,
हमने 2-4 पॉइंट्स पहले भी देख चुके हैं कि ऑल वेदर कनेक्टिविटी, ठीक है। और ये फॉरवर्ड एरिया मतलब इंटरनेशनल बाउंड्री के ऊपर सामने की जो जगह होती है, फॉरवर्ड मतलब आगे जो फ्रंट में रहती है उसको हम कह सकते हैं फॉरवर्ड एरियाज। तवांग यहीं पर है और इसके बाद फॉरवर्ड एरियाज है क्लेम्ड बाय चाइना एंड अदर फॉरवर्ड एरियाज। फॉरवर्ड एरियाज हो गए जो कि तवांग वाले रीजन में है, ठीक है। एरिया क्लेम्ड बाय चाइना, चाइना जो एरिया क्लेम करता है ये फॉरवर्ड एरिया हो गया। और इसके बाद जो बाकी बच्चे कुछ छोटे छोटे वो पूरे के पूरे जो फॉरवर्ड एरियाज हैं उसका कनेक्टिविटी ये प्रोवाइड करेगा। वंस बिल्ट, एक बार बन जाता है तो इट विल कट ट्रेवल टाइम टू तवांग बाय एटलीस्ट 1 आवर्स। अगर पूरा जब बनने के बाद तवांग के लिए जो ट्रेवल टाइम है उसको 1 घंटे से कम करेगा। इंडियन ट्रूप्स जो भारत की सेना जो स्टेशन रहती है तेजपुर टाउन के अंदर, वो बहुत ही मतलब हम कह सकते हैं ईजिली उसको सर्कमवेट करके पहुंच सकती है वहाँ पर, राइट। और ये तेजपुर अगर हम बात करें तो इंडियन आर्मीज़ का 4th जो क्रॉप है उसका हेडक्वार्टर्स भी वहीं पर है, राइट। ट्रैवलर्स विल बी एबल टू अवॉइड द डेंजरस स्नो कवर्ड सेला टॉप एट द हाइट ऑफ 13,700 फीट। तो अगर ट्रैवलर्स भी जाते हैं या आर्मी के परस्पेक्टिव से नहीं, अगर ट्रैवलिंग के या फिर टूरिज्म की बात करते हैं तो जो डेंजरस स्नो कवर्ड सेला पास है कि सेला पास के ऊपर जो बर्फ़ हमेशा गिरती है उसको अवॉइड करके ये लोग ट्रैवल कर सकते हैं, राइट। ओके, मेजरली अगर आर्मी की बात करते हैं तो सिक्योरिटी को भी स्ट्रेंथनिंग मिलेगी, राइट। ओके, इसके अलावा सोशो इकोनॉमिक कंडीशंस जो है सिटीजन की, क्यों? क्योंकि ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी जो है किसके लिए? लोकल पीपल के लिए। क्योंकि अगर मान लीजिए जैसे स्नोफॉल होती है तो वो सिर्फ आर्मी या फिर टूरिस्ट को ही परेशान नहीं करती है, वो लोकल पीपल को भी करती है और जो डे टू डे लाइफ है वो भी इफ़ेक्ट होती है, तो ये उसको भी सही करेगी। ऑल वेदर एक्सेस के कारण लोग आ जा सकेंगे, अपना व्यापार कर सकेंगे, ठीक है। ओके, तो सिग्निफिकेंट इंपॉर्टेंस अगर इसका देख लेते हैं कि स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस क्या है, तो मोटरेबल रोड नहीं है और रेल कनेक्शन भी नहीं है नॉर्थ ईस्ट के अंदर, तो इसका डिसएडवांटेज दिखता है कि अगर ये चीज़ नहीं होती है तो चाइना यहाँ पर कभी भी कुछ भी उसमें वो दिक्कतें पैदा कर देता है कि उसको चैन नहीं पड़ता है। वो कभी भी देखता है कि हाँ आने में टाइम लगेगा, चलो कुछ ना कुछ कर ही लेते हैं। जिद्दी पड़ोसी नहीं होता है कि पड़ोसी गया घर, हमें किसी का डर नहीं, चलने दो, करने दो, मज़े उड़ाओ, तो वैसा सीन रहता है यहाँ पर। एनालिस्ट जो हैं अगर हम बात करें कि वो वार्निंग भी दे रहे हैं कि चाइना बिल्ड करे एक इंफ्रास्ट्रक्चर इंक्लूडिंग एन एक्सेस रोड राइट अप टू इंडियन बॉर्डर दैट वुड गिव इट ए स्ट्रेटेजिक एडवांटेज इन एनी कॉन्फ्लिक्ट इन इंडिया। तो ये एनालिस्ट कहते भी कि जो चाइना है वही उसकी वही आदत पड़ोसी वाली, वो इंडिया के पास तक वो रोड बना रहा है कि कभी फ़िलहाल आगे आने वाले टाइम में या कभी फ्यूचर में कॉन्फ्लिक्ट आता है तो उसको वो रोड एज ए एडवांटेज प्रोवाइड करे। इससे क्या होगा, अगर हम भी ये रोड बना लेते हैं हमारे जैसे बने, तो हमारे पास भी वो जो सिक्योरिटी इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको स्ट्रेंथन कर पाएंगे, राइट। ओके, दिस वाज ऑल फ्रॉम दिस पर्टिकुलर टॉपिक। तो हमने देखा सेला पास क्या है, राइट, इसके मेथड्स देखे कैसा यूज़ हो रहा है, क्या किस किस चीज़ों को जोड़ रहा है, कि कितने टाइप की है, किस हाइट पे है, किस हम कह सकते हैं स्टेट में है। तो प्रीलिम्स के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक प्रीलिम्स के लिहाज से। उसके अलावा अगर हम बात करें कि इंफ्रास्ट्रक्चर की, उसमें भी कहाँ बॉर्डर एरियाज या फिर स्ट्रेटेजिक इम्पोर्टेंस की बात करते हैं तो उस केस में ये मेंस वाले सेक्शन में पूछा जा सकता है। लेकिन अगर नॉर्मल बात करते हैं ऊपर ऊपर से तो प्रीलिम्स वाले सेक्शन में ये आने के पूरे चांसेस है। लोकेशन आ सकती है कि कहाँ पर है, प्लेसेस कनेक्टिंग आ सकती है। उसके अलावा एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात कि सेला टनल ना पूछ के वो आपसे सेला पास पूछ ले, राइट। तो यूपीएससी का तो यह है कि वो कुछ भी कहीं से भी घूम फिर के पूछ ही लेता है।
तो खुद को तैयार रहना कि किसी भी सेक्शन या किसी भी पार्ट से क्वेश्चन आए तो छोड़ना नहीं है, ठीक है। क्यों? क्योंकि टॉपर्स नोट्स ने आपको वो चीज़ पढ़ा के भेजा है, और आप पढ़ने के बाद भी अगर वहाँ जाकर गलती कर रहे हैं तो फिर मेरा मानना तो ये है कि आपसे बड़ा बेवकूफ़ कोई है ही नहीं, क्योंकि आपने पढ़ा और उसके बाद भी वहाँ गलती हो रही है, और इतना आसानी से बहुत ही कह सकते हैं कि इजी वे में समझाने की कोशिश की गई है, राइट। और डायरेक्ट क्वेश्चन इतना कुछ हार्ड है भी नहीं, ठीक। चलिए, मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट आर्टिकल, इंडियाज़ वल्नरेबिलिटी टू ड्रॉट, राइट। अब रिसेंटली क्या हुआ है, यूएन की एक रिपोर्ट आई है, राइट। यूएन भैया हमारे हर दिन दूसरे दिन रिपोर्ट निकालते रहते हैं। इन्होंने कहा है कि इंडिया के कुछ पार्ट्स जो हैं वो उनकी उस लिस्ट के अंदर आते हैं। कौन से लिस्ट है? लिस्ट ऑफ रीजन्स दैट आर वल्नरेबल टू ड्रॉट ग्लोबली। तो यूनाइटेड नेशंस भाई साहब ने, इस बॉडी ने एक लिस्ट बनाई, किसकी? ड्रॉट प्रोन एरिया की, एरिया इन वर्ल्ड। इसके अंदर इंडिया के मैनी पार्ट्स, सम नहीं, मैनी पार्ट्स जो हैं वो इस लिस्ट में एडेड है, राइट। तो कंटेक्स्ट मिल गया कि कहाँ से ये न्यूज़ आई। न्यूज़ कहाँ से आई? यूएन वाले भैया ने एक रिपोर्ट निकाली, लिस्ट ऑफ रीजन्स दैट आर वल्नरेबल टू ग्रोथ ग्लोबली। उसके अंदर इंडिया के बहुत सारी जगह बताई गई हैं कि जो ड्रॉट हो सकता है, ड्रॉट में आने की चांसेस हैं। अगर हम बात करें फाइंडिंग्स की, रिपोर्ट में ऐसा क्या है। अब रिपोर्ट में अगर बात करें तो सबसे पहले पैसा, सबसे बड़ा रुपया। इंडिया की जो जीडीपी है वो 2 से 5% के बीच में रिड्यूस हुई है 1998 से लेकर 17 के बीच में, राइट। इन लगभग हम कह सकते हैं कि 20 साल के अंदर 2 से 5% ऑफ जीडीपी डाउन आया। किस वजह से? ड्रॉट की वजह से, ठीक है। उसके अलावा अगर ग्लोबल स्केल पे बात करते हैं, सेम पीरियड में $124 बिलियन का इन्होंने खर्चा करवाया है। अगर अदर फाइंडिंग की बात करें, दीज आर ग्लोबल फाइंडिंग सेंटर ऑन ड्रॉट वर कोलेटेड इन ड्रॉट एंड नंबर्स 2022 रिपोर्ट प्रेजेंटेड बाय यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन कम्बाट डेजर्टिफिकेशन। तो ये जितने भी फाइंडिंग्स है ये यूनाइटेड नेशंस की जो कन्वेंशन है टू कम्बाट डेजर्टिफिकेशन, उसके थ्रू ये आई है। रिपोर्ट क्या है? ड्रॉट इन नंबर्स, ठीक है। व्हाट इज ड्रॉट इन नंबर्स रिपोर्ट? तो ड्रॉट इन नंबर्स रिपोर्ट क्या है? सबसे पहले तो सिंपल कलेक्शन ऑफ डेटा ऑन इफेक्ट्स ऑफ ड्रॉट ऑन आवर इकोसिस्टम एंड हाउ दे कैन बी मिटिगेटेड थ्रू एफिशिएंट प्लानिंग फॉर द फ्यूचर। कि भाई साहब रिपोर्ट में किया क्या इन्होंने? डेटा को इकट्ठा किया है, सब रिपोर्ट में होता है। इस रिपोर्ट में डेटा किस चीज़ पे है कि ड्रॉट्स के इफ़ेक्ट क्या रहेंगे हमारे इकोसिस्टम के ऊपर, और कैसे उनको मिटिगेट कर सकते हैं हम एफिशिएंट प्लानिंग फ्यूचर के अंदर, कि एफिशिएंट प्लान करके कैसे हम फ्यूचर के अंदर उसको ख़त्म कर सकते हैं, फिर बोल सकते हैं कि मिटिगेट कर सकते हैं, मतलब कि कंट्रोल कर सकते हैं, राइट। अब जो नेगोशिएशन की डिसीजन के अंदर UNCCDs के मेंबर के अंदर 15th COP के अंदर, तो ये क्या कर रहा है कि ये पर्टिकुलर जो रिपोर्ट है ये वो नेगोशिएशंस करने में काम आएगी। इट हेल्प्स इन्फॉर्म नेगोशिएशन सराउंडिंग की डिसीजंस बाय द UNCCD मेंबर पार्टीज एट द 15 कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज करेंटली अंडरवे इन अबिडजान, कोता देवरे, राइट। तो ये पूरी रिपोर्ट जो है ये हेल्प करेगी UNCCDs को कि जो की डिसीजंस वो ले रहे तो इसको ध्यान में लेते हुए वो ले, राइट। ड्रॉट, लैंड रिस्टोरेशन एंड रिलेटेड एस्पेक्ट्स सच एज लैंड राइट्स, जेंडर इनइक्वालिटी या फिर इक्वालिटी जिसको बोलते हैं, एंड यूथ एम्पावरमेंट आर अमंग द टॉप कंसिडरेशंस एट COP15। तो COP15 के अंदर अदर देन दिस ड्रॉट, लैंड रिस्टोरेशन एंड एस्पेक्ट्स ऑफ लैंड राइट्स, जेंडर इक्वलिटी एंड यूथ एम्पावरमेंट एक टॉप कंसिडरेशन के अंदर है। अगर हम डेटा की बात करते हैं तो नंबर और ड्यूरेशन जो है ड्रॉट्स का वो पूरे वर्ल्ड में ही इंक्रीज हुआ है, अलार्मिंग एट द रेट ऑफ 29% सिंस 2000। द ईयर 2000 से जो ड्यूरेशन है ड्रॉट्स का वो इंक्रीज़ हुआ है अलार्मिंग रेट के ऊपर। अब वो अलार्मिंग रेट कितना है?
29%, और ये रेट कब से है? ईयर 2000 से, राइट। ओके, लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट पार्ट। अगर हम ड्रॉट की बात करते हैं, इट इज़ अ टेम्परेरी रिडक्शन इन वाटर, कि अगर बात करते हैं ड्रॉट होता क्या है या क्या कैसा सीन रहता है इसमें, तो टेम्परेरी रिडक्शन ऑफ वाटर, कि वाटर का टेम्परेरी रिडक्शन होता है, मॉइस्चर अवेलेबिलिटी बिलो द नॉर्मल और एक्सपेक्टेड अमाउंट ऑफ स्पेसिफिक पीरियड, कि वाटर का रिडक्शन होता है टेम्परेरी पीरियड के लिए, या फिर मॉइस्चर का जो अवेलेबिलिटी रहता है वो नॉर्मल या एक्सपेक्टेड से बिलो रहता है एक स्पेसिफिक पीरियड के टाइम। द अकरेंस ऑफ सब्सटेंशियली लोअर देन एवरेज प्रेसिपिटेशन इन द सीजन दैट नॉर्मली हैज एम्पल प्रेसिपिटेशन इन ए सीजन फॉर द सपोर्ट ऑफ सीरियल एंड नॉन सीरियल क्रॉप इज नॉन एज ड्रॉट। तो अगर ये फॉर्मल डेफिनेशन की बात करते हैं, कहीं पे लिखनी हो तो उसमें यह होगा कि अकरेंस ऑफ सब्सटेंशियली लोअर देन एवरेज प्रेसिपिटेशन, प्रेसिपिटेशन मतलब बारिश, बारिश का सब्सटेंशियली लोअर अकरेंस मतलब जितना चाहिए उससे कम अकरेंस एवरेज में, जो कि एक एम्पल प्रेसिपिटेशन होता है, सपोर्ट करे कि मान लीजिए एक सीज़न है, समझ में नहीं आ रहा, एक सीज़न है, मान लीजिए कोई सा भी सीज़न है, फॉर एग्जांपल अक्टूबर से दिसंबर मान लीजिए, इसमें पर्टिकुलर क्रॉप होता है एक्स। अगर मान लीजिए कि एक्स को 70 mm का बारिश चाहिए, लेकिन 70 mm ना हो के ये 40 mm या 30 mm या बिल्कुल ही ना हो, लेस देन 30 mm हो, तो इसको ड्रॉट वाली कैटेगरी में कहा जाएगा कि उसमें सीरियल और नॉन सीरियल क्रॉप्स सपोर्ट नहीं कर पाए, ठीक है, को वो सपोर्ट नहीं करे। इन इंडिया द नेचर ऑफ समर मानसून विद लॉन्ग ड्राई स्पेल्स एंड हाई टेम्परेचर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द ड्रॉट कंडीशन। अगर इंडिया के केस में बात करते हैं तो जो समर मानसून का नेचर है, उसके अलावा जो लंबे और हाई टेम्परेचर वाले जो दिन गुजरते हैं, जो अभी चल रहे हैं हाल फिलहाल, तो ये काफ़ी रिस्पॉन्सिबल रहते हैं ड्रॉट कंडीशंस के लिए। अगर एवरेज की बात करें तो हर 5 साल में एक साल जो होता है वो ड्रॉट ईयर होता है, कि हर 5 साल में एक साल ड्रॉट ईयर होगा। और अगर इनके स्पेसिफिकली राजस्थान की बात करते हैं तो हर 3 साल में एक साल ड्रॉट ईयर होगा। अगर हम बात करते हैं कि मोस्टली कौन होता है, तो नॉर्थ वेस्ट रीजन सिंपल, जो कि रेजिडुअल उसको बची कुछ रेंज मिलती है, सबसे अंदर इसके अंदर आता है राजस्थान, पार्ट्स ऑफ वेस्टर्न सेंट्रल एरियाज़, ठीक है, उसके अलावा कच्छ आता है, थार डेजर्ट आता है। अगर पेनिनसुलर रीजन के अंदर बात करते हैं तो वेस्टर्न घाट्स की लीवर्ड साइड जो है वो उसको लेस रेनफॉल होता है, इसको लेस रेनफॉल की वजह से उसका इरिगेशन का जो एरिया है उस एरिया के अंदर जो है वो इरिगेशन भी कम होता है, खेती बाड़ी कम होती है। क्रॉप्स चूजन फॉर अ कमर्शियल बेसिस आर नॉट सूटेबल दैट फॉर दैट एग्रो रीजन्स लाइक कॉटन और शुगर केन इन मराठवाड़ा विद डिमांड हाई वाटर अवेलेबिलिटी। तो इन केसेस में ऐसे क्रॉप्स हम कह सकते हैं जो कि ज़्यादा पानी मांगते हो, उनका जो ग्रोथ है वो नहीं हो सकता, या फिर उसको कमर्शियल एस्पेक्ट में हम नहीं उसको यूज़ कर पाएंगे, राइट। अगर हम ओवरऑल कंट्री की बात करें तो अबाउट 30% ऑफ द कंट्रीज टोटल एरिया इज ड्रॉट प्रोन, कि 30% एरिया ऐसा है जहाँ पे ड्रॉट आने की संभावना रहती है। और इससे होता क्या है, जो टोटल सोन एरिया है जहाँ पर कि पूरा का पूरा हम कह सकते हैं कि इरिगेशन या एग्रीकल्चर होता है, उसका 68% एरिया जो है वो रिस्क पे हो जाता है, राइट। अगर सीवियरिटी वाइज देखें तो ईयर 1965, 72, 79, 87, 2002, 2009 एंड 2012 वर द मोस्ट सीवियर ड्रॉट ईयर्स इन पोस्ट इंडिपेंडेंस ईरा। तो ये कुछ साल थे जो कि मोस्ट सीवियर ड्रॉट ईयर्स थे पोस्ट इंडिपेंडेंस इंडिया में, इंडिया को आज़ाद होने के बाद। अब जब हमने को-15 की बात करी तो को-15 है क्या? ओके, इट इज़ बिल्ट ऑन द फाइंडिंग्स ऑफ सेकेंड एडिशन ऑफ ग्लोबल लैंड आउटलुक। तो ग्लोबल लैंड आउटलुक करके रिपोर्ट आती है, उसकी फाइंडिंग, उसकी जो सेकेंड एडिशन थी उसकी फाइंडिंग्स के ऊपर ये बना है। ये क्या करता है, एक कॉन्क्रीट रिस्पॉन्स देता है टू इंटरकनेक्टेड चैलेंजेस ऑफ लैंड डिग्रेडेशन, क्लाइमेट चेंज एंड बायोडाइवर्सिटी लॉसेस। तो जो इंटरकनेक्टेड चैलेंजेस रहते हैं, चाहे वो लैंड डिग्रेडेशन की वजह से हो, चाहे वो क्लाइमेट चेंज की वजह से हो, चाहे वो बायोडाइवर्सिटी लॉस की वजह से हो, तो उसको एक कॉन्क्रीट रिस्पॉन्स देते हैं, तीनों का मिला जुलू के, राइट। द ग्लोबल लैंड आउटलुक underscores land system challenges, showcases transformative policies and practices, and points to cost-effective pathways to scale up sustainable land and water management, right? अगर इसकी बात करते हैं कि ग्लोबल लैंड आउटलुक करता क्या है, वो लैंड सिस्टम चैलेंजेस को देखता है, ट्रांसफॉर्मेटिव पॉलिसी दिखाता है,
प्रैक्टिसेस बताता है, और पॉइंट मतलब इफेक्ट करता है कि कॉस्ट इफेक्टिव पाथवे मिले ताकि सस्टेनेबल लैंड और वाटर मैनेजमेंट हो सके। अगर इसकी टॉप एजेंडा की बात करें कि टॉप एजेंडा क्या रहता है, ड्रॉट, लैंड रिस्टोरेशन, रिलेटेड एनेबलर्स सच एज लैंड राइट्स, जेंडर इक्वलिटी, यूथ एम्पावरमेंट, हम पहले ही बात कर चुके हैं, आर द टॉप आइटम इन कॉन्फ्रेंस एजेंडा, राइट। थीम अगर बात करें इस बार की तो लैंड लाइफ लेगेसी फ्रॉम स्केर्सिटी टू प्रॉस्पेरिटी, स्टेट पीसीएस, चाहे आप किसी भी स्टेट की बात कर रहे हो, चांसेस होते हैं कि वो पूछ ले कि COP15 का थीम क्या था, राइट। और COP15 के ऊपर डायरेक्ट भी क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है, ओके। अब ये रिपोर्ट एंटेल क्या करती है, राइट। वर्ल्ड बैंक की ड्रॉट कंडीशन क्या है, वो फोर्स करती है 216 मिलियन पीपल को टू माइग्रेट बाय 2050, कि अगर वर्ल्ड बैंक के हिसाब से देखें तो वर्ल्ड बैंक की जो ड्रॉट कंडीशन है वो फोर्स करती है 216 मिलियन पीपल को कि वो माइग्रेट करें। अगर इसके अलावा और भी फैक्टर्स हैं कि ड्रॉट कंडीशंस के अलावा वाटर स्कैरसिटी हो सकता है, डिक्लाइनिंग क्रॉप प्रोडक्टिविटी हो सकता है, राइज इन सी लेवल्स एंड ओवर पॉपुलेशन, ये भी अदर फैक्टर्स हैं जो कि माइग्रेशन के अंदर कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। अगर WMO की बात करते हैं, weather, climate, water hazards have accounted for 50% of all the disasters and 45% of all reported deaths in 1970s। ये भी डेटा है एक तरीके का, इसको कहीं हम अपने एग्ज़ाम मतलब मेजरली मेंस के अंदर कर सकते हैं कि WMO का डेटा, वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन जो है उसके डेटा के अनुसार वेदर हो, क्लाइमेट हो, वाटर हैजार्ड हो, उन्होंने जो 50% डिजास्टर्स के अंदर कंट्रीब्यूट किया है और 45% डेथ उनके कारण हुई है 1970s से, अगर हम काउंट करते हैं। उसके अलावा इस डेथ में भी 10 में से जो 9 मौतें हैं वो डेवलपिंग कंट्रीज़ के अंदर हुई है, राइट। अगर हम बात करें ड्रॉट एमरजेंसीज़ की तो 2020 से लेकर 2022 के अंदर ये नंबर ऑफ़ कंट्रीज़ हैं जिनके अंदर इन्होंने ड्रॉट फेस करी है। आप लोग पढ़ लेना, इसको क्या ही बताऊँ मैं, सिंपल नाम है। क्लाइमेट चेंज अलॉन अगर बात करें तो ये 129 कंट्रीज़ को एक्सपीरियंस करेगा एक ड्रॉट एक्सपोजर के अंदर कुछ आने वाले टाइम में। कि अगर बात करें कि क्लाइमेट चेंज, हमने ऊपर कई सारे इफेक्ट्स और उसके कॉजेज की बात करी, तो क्लाइमेट चेंज अकेला ऐसा कंडीशन होगा जो कि 129 कंट्रीज़ को एक्सपीरियंस करवाएगा क्या, इंक्रीज इन ड्रॉट एक्सपोजर्स इन द नेक्स्ट फ्यू डिकेड्स। आने वाले टाइम में 129 देश ड्रॉट की तरह एक्सपीरियंस करेंगे ड्रॉट को, और इसका रीज़न क्या होगा, क्लाइमेट चेंज। उसके अलावा 2000 से लेकर 2019 के बीच में बात करते हैं तो मोर देन बिलियन पीपल पूरे वर्ल्ड भर में इफेक्ट हुए थे ड्रॉट के कारण, और ये सेकेंड वर्स्ट डिजास्टर माना गया फ्लडिंग के बाद में। अफ्रीका जो है वो वर्स्ट हिट था और 70% ईस्ट अफ्रीका के अंदर वो आए थे, राइट। अगर इसके इम्पैक्ट्स की बात करते हैं क्या क्या इम्पैक्ट करता है, बहुत ही हम कह सकते हैं कि डिटेल्ड और बहुत ही ओवरऑल, मतलब एक बार ड्रॉट करने के बाद तो अगर कोई भी क्वेश्चन ड्रॉट के ऊपर आता है तो बहुत ही अच्छा कंटेंट इसमें से निकाल सकते हैं। ये बहुत ही कॉम्प्रिहेंसिव हम कह सकते हैं आर्टिकल है, राइट। अगर इकोनॉमिक लॉसेस की बात करते हैं, इट इंक्लूड्स अ डिक्लाइन इन कल्टिवेटेड एरिया। कल्टिवेटेड एरिया के अंदर डिक्लाइन होता है, ऑब्वियसली अगर ड्रॉट आता है तो कल्टिवेटेड एरियाज कम हो जाते हैं, ठीक है। उसके अलावा एक फॉल देता है एग्रीकल्चर प्रोडक्शन के अंदर, कि प्रोडक्शन के अंदर एक फॉल हो सकता है, गिर सकती है प्रोडक्शन। उसके अलावा अगर प्रोडक्शन गिर रही है तो सेकेंडरी और टर्शरी एक्टिविटीज़ भी डिक्लाइन होती है और परचेजिंग पावर भी डिक्लाइन होता है। अगर हम बात करें इम्पैक्ट ऑन सोसाइटी की, सोसाइटी के ऊपर कैसा इम्पैक्ट पड़ता है, माइग्रेशन ऑफ पीपल फ्रॉम डॉट हिट एरियाज और टू अदर एरियाज इन सर्च ऑफ लाइवलीहुड एंड फूड। सबसे ऊपर कि माइग्रेशन होता है, माइग्रेशन ऑफ पीपल, राइट। फार्मर्स टेंड टू कमिट सुसाइड। महाराष्ट्र के अंदर, आंध्र प्रदेश के अंदर, कर्नाटका के अंदर मैक्सिमम फार्मर सुसाइड्स होते हैं, राइट। इसके अलावा डिसरप्शन होते हैं सोशल इंस्टीट्यूशंस के, जिससे कि सोशल क्राइम्स बढ़ता है। कि अगर क्लाइमेट चेंज ड्रॉट आती है तो सोशल इंस्टीट्यूशन जितने भी है वो बाढ़ के कारण और के कारण वो दूसरे कामों में लग जाते हैं, उसके कारण सोशल क्राइम्स बढ़ते हैं, राइट। डिसरप्शन ऑफ सोशल इंस्टीट्यूशन ये हो गया। स्कैर्सिटी ऑफ ड्रिंकिंग वाटर, ऑब्वियस सी बात है कि अगर हम कहते हैं कि ड्रॉट है तो पानी की कमी तो है ही, जैसे कि फूड ग्रेन्स, तो उससे फेमाइन और स्टारवेशन फैलने की भी खतरा रहता है। पुअर, अब देखिए पानी नहीं है तो हेल्थ कम हो, खाना नहीं है तो हेल्थ भी कम होगा, डिजीज़ बढ़ेगा। डिजीज़ कैसे, डायरिया, कॉलरा और अदर डिजीज़ जो कि माल न्यूट्रिशन और हंगर के कारण बढ़ते हैं। अब ये जो इम्पैक्ट है ये भी ऐसा नहीं कि एक की साइड हो रहा है, ये जेंडर्स भी नहीं देखता है।
रिसर्च अगर जेंडर्स की बात करते हैं उस रिस्पेक्ट में बात करते हैं, researchers show that women and children are in emerging and developing countries suffer more in terms of education level, nutrition, health, sanitation and safety as result of droughts, right? कि ड्रॉट की वजह से भी जो वुमेन है या फिर गर्ल्स है वो अपना ज़्यादा, हम कह सकते हो उनको ज़्यादा इफेक्ट होता है। क्यों? क्योंकि वो अपने एजुकेशन लेवल, एजुकेशन को इफेक्ट करता है, वो उनके न्यूट्रिशन को इफेक्ट करता है, वो उनकी हेल्थ सिचुएशंस को इफेक्ट करता है, सैनिटेशन को इफेक्ट करता है, या फिर सेफ्टी के उनको इफेक्ट करता है। द बर्डन ऑफ वाटर कलेक्शन ऑल्सो डिस्प्रोपोर्शनली फॉल ऑन वुमेन, कि अगर बात करें कलेक्शन की, जो दूर दूर का जहाँ पे पानी का टैप एक्सेस नहीं है, वाटर टैप एक्सेस नहीं है, वहाँ पर लेडीज़ या फिर गर्ल्स ही रहती हैं कि जो वाटर कलेक्शन के अंदर जाती है, तो ये भी उनको काफ़ी तरीके से इफेक्ट करता है। In 2022, over 2.3 billion people are facing water stress. Among 160 million children are expected to severe and prolonged droughts. Right? 2.3 बिलियन, आपने जैसे मैंने पढ़ा आप समझ ही गए होंगे, 2.3 बिलियन जो पीपल है वो वाटर स्ट्रेस फेस कर रहे हैं। उसके अलावा 160 मिलियन चिल्ड्रन ऐसे हैं जो कि एक्सपेक्टेड है, एक्सपोज है सीवियर और प्रोलॉन्ग्ड ड्रॉट्स की तरफ, कि उनको वो लंबी ड्रॉट की साइड वो झेले जाएंगे। राइट? अगर हम बात करते हैं इसी केस में इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट्स की, तो इन्वायरमेंट पे क्या कहता है? अगर ग्लोबल वार्मिंग रीच करती है 3% ये 2100 तक, तो ड्रॉट लूजेज जो है कुड बी 5 टाइम्स हायर देन द टुडेज लेवल। अगर मान लीजिए आज ड्रॉट की वजह से हम 100 रुपये खोते हैं, एग्जाम्पल है ये, तो अगर आने वाले टाइम में ग्लोबल वार्मिंग जो है वो रीच कर जाती है, ग्लोबल वार्मिंग की बात करें 3 डिग्री सेल्सियस 2100 तक, तो ड्रॉट के कारण जो खर्चा होगा वो 100 रुपये से बढ़ के 500 रुपये हो जाएगा। राइट? तो देख सकते हैं कि ड्रॉट अकेला कितना हमें इकोनॉमिकली या फिर वो इफ़ेक्ट करेगा, और ये भी किस वजह से? ग्लोबल वार्मिंग की वजह से, जो कि एक इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट है। द लार्जेस्ट इंक्रीज इज प्रोजेक्टेड इन द मेडिटेरेनियन एंड द अटलांटिक रीजन्स ऑफ यूरोप। अगर इसमें भी बात करें कि ये ड्रॉट का लॉस है, ये मेजरली कहाँ होगा? मेडिटेरेनियन सी के पास और अटलांटिक रीजन्स जो है यूरोप के, उसके अंदर। ऑस्ट्रेलिया की जो मेगा ड्रॉट आई थी 2019-20 के अंदर, तो वो उसको क्या रिजल्ट हुआ? मेगा फायर्स के अंदर, कि उसके जंगलों में हर साल आग लगती है, लेकिन उस टाइम मेगा फायर्स हुए और जो हैबिटेट्स थे मोस्ट एक्सटेंसिव लॉसेस हुआ था इनका, किसका? थ्रेटेंड स्पीशीज़ का बहुत ही ज़्यादा एक्सटेंसिव लॉस हुआ था। राइट? अब इसके अलावा 84% जो टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम है पूरा वो थ्रेटेंड है, कि एक तो वाइल्ड फायर्स चेंज हो रही है और साथ के साथ दिन प्रतिदिन वो इंटेंसिफाई होती जा रही है, बढ़ती जा रही है। उनका कुछ मतलब टाइम के साथ वो चीज़ें बढ़ती जा रही, कम होने का नाम नहीं ले रही, उनका जो एक्सटेंशन है या फिर इंटेंसिटी है वो भी बढ़ती जा रही है। अगर हम FAO की रिपोर्ट की बात करें 2017 की, तो द परसेंटेज ऑफ प्लांट अफेक्टेड बाय ड्रॉट्स हैज़ मोर देन डबल्ड इन लास्ट 40 ईयर्स, के पिछले 40 साल के अंदर बात करते हैं, तो जो हम कह सकते हैं प्लांट्स अफेक्ट होते हैं ड्रॉट से, उसका जो परसेंटेज है वो डबल हो गया, मोर देन डबल है। राइट? इसके अलावा 12 मिलियन हेक्टेयर्स का जो लैंड है वो हर साल हम खोते हैं ड्रॉट या फिर डेजर्टिफिकेशन के कारण। राइट? ओके, दिस वाज ऑल फ्रॉम दिस पर्टिकुलर टॉपिक। अगर हम बात करते हैं एग्ज़ाम पर्सपेक्टिव से, पहले तो प्रीलिम्स की ही बात कर लेते हैं। सिंपल ड्रॉट, क्राइसिस मैनेजमेंट, इसमें डेफिनेशन, कंडीशन पूछ सकते हैं, ये स्टेटमेंट टाइप के क्वेश्चन आ सकते हैं कि स्टेटमेंट में 1 2 3 पूछ लिया, 3 एस्पेक्ट्स पूछे इसके और चूज़ द करेक्ट, तो डायरेक्ट क्वेश्चन है। ठीक है? उसके अलावा जो हम कह सकते हैं कि UNCCD था, यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन टू कम्बाट डेजर्टिफिकेशन, डायरेक्ट क्वेश्चन। उसके अलावा 15th COP, इसकी थीम और ये कहाँ हुआ था। राइट? उसके अलावा ड्रॉट की क्या कंडीशंस रहती है, कौन कौन से रीजन इफेक्ट करते हैं, क्या क्या। उसके अलावा ग्लोबल लैंड आउटलुक रिपोर्ट कौन देता है। ठीक है? तो मेजर यही था। उसके अलावा जो स्टेटमेंट वाले उसमें तो वो कुछ भी पूछ सकते हैं। FAO रिपोर्ट नहीं पूछेगा, FAO के बारे में पूछ सकता है। राइट? ओके, दिस वाज ऑल फ्रॉम दिस पर्टिकुलर टॉपिक एंड yeah, moving on to the next topic. Thank you so much. This news is government flagged low score in World Bank's governance index.
ये इम्पॉर्टेंट है GS2 के पॉइंट ऑफ व्यू से। सब सेक्शंस आएंगे, इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट्स ऑफ गवर्नेंस, ट्रांसपेरेंसी एंड अकाउंटेबिलिटी। सो इंडिया जो है विटनेस कर सकता है WGI स्कोर में ड्रॉप, क्योंकि जो रिसेंट जो इंसिडेंट्स हुए हैं, जो चेन ऑफ इंसिडेंट्स हुए हैं, चाहे वो दिल्ली डेमोलिशन के बारे में हो, या फिर रशिया के अगेंस्ट इंडिया का ना बोलना हो, या फिर जो ज्ञानवापी मॉस्क का जो इशू रहा है उसके वजह से काफ़ी नेगेटिव कमेंट्री हुई है इंडिया की बाय देयर थिंक टैंक्स, सर्वे एजेंसी और इंटरनेशनल मीडिया के ओर से। सो ये काफ़ी हद तक एक नेगेटिव स्कोर देगा इंडिया को इन WGI गवर्नेंस इंडेक्स। सो जो ये इंडेक्स है, ये आखिर किस तरह से इसको बनाया जाता है, क्या क्या इंडिकेटर्स होते हैं वो देखते हैं। तो ये जो पर्टिकुलर जो प्रोजेक्ट है, ये लगभग 200 कंट्रीज़ में गवर्नेंस का जो एक्टिविटी या उसके एस्पेक्ट हैं उसको ऑब्जर्व करते हैं 6 डायमेंशन में, जिसमें कि वॉइस एंड अकाउंटेबिलिटी को देखा जाता है, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी एंड अब्सेंस ऑफ वायलेंस या फिर टेररिज्म को भी देखा जाता है, गवर्नमेंट की जो इफेक्टिवनेस होती है उसको देखा जाता है, रेगुलेटरी क्वालिटी, रूल ऑफ लॉ एंड कंट्रोल ऑफ करप्शंस। ये जो 6 इंडिकेटर हैं, इसके बेस पे स्कोर मिलता है, और जो कि कलेक्टिव स्कोर जो आता है उसके बेस पे रैंक डिसाइड होती है कंट्री की। सो करंट परफॉर्मेंस की अगर बात करें इंडिया की, तो इंडिया स्कोर्स मच बिलो इट्स पीर, क्योंकि काफ़ी हद तक अभी नेगेटिविटी फैली है इंडिया के बारे में, तो वो एक रीज़न है इसका। WGI स्कोर जो है वो मच बिलो, जो कि BBB मीडियन, यानी ये एक तरह का इनका कैलकुलेशन मेथड है जो BBB या फिर AAA इस टाइप की रेटिंग देते हैं। अब क्योंकि इंडिया जो है वो BBB के भी नीचे है, तो ये काफ़ी ज़्यादा फॉल करता है, क्योंकि ये मिडिल से भी नीचे जा चुका है अगर इस पर्टिकुलर स्कोर की बात करें। अगर फ्रीडम हाउस रिपोर्ट की अगर बात करें, तो इंडिया का जो डिक्लाइन है वो सबसे ज़्यादा है। अगर वर्ल्ड की जो टॉप 25 जो डेमोक्रेसीज़ हैं, जो लार्जेस्ट डेमोक्रेसीज़ हैं वर्ल्ड में 25, उनमें सबसे ज़्यादा डिक्लाइन इंडिया का ही रहा है। इकोनॉमिक इंटेलिजेंस यूनिट की अगर बात करें, तो इंडियाज़ रैंक इन डेमोक्रेसी इंडेक्स फेल फ्रॉम 27 इन 2014 टू 51 इन 2019। बर्टल्समैन्स ट्रांसफॉर्मेशन इंडेक्स की अगर बात करें, तो 2014 में डेमोक्रेसीज इन कंसोलिडेशन का एक जो कैटेगरी थी उसमें था, से अब डिफेक्टिव डेमोक्रेसी के कैटेगरी में फॉल कर गई है इंडिया। फ्रीडम हाउस रिपोर्ट 2020 की बात करें, तो अलार्मिंग सेटबैक लगा है इंडिया को एज ए वर्ल्ड्स लार्जेस्ट डेमोक्रेसी, क्योंकि सीरीज ऑफ एक्शंस जो हैं, क्योंकि ऐसा प्रोजेक्ट किया जा रहा है कि इंडिया का जो गवर्नमेंट है वो हिंदू नेशनलिस्ट गवर्नमेंट है, जो कि वायलेट करता है कई डेमोक्रेटिक राइट्स कश्मीर वाले रीजन पे, क्योंकि 2019 में जैसे कि आपको पता है कि कश्मीर में आर्टिकल 370 को हटा दिया गया था, तो इंटरनेशनल मीडिया ने इसको एक वायलेशन के तौर पे देखा है ऑफ ह्यूमन राइट्स। सो अगर सिग्निफिकेंस की बात करें इस टाइप के क्रेडिट रेटिंग की, तो गवर्नमेंट जो है वो काफ़ी ज़्यादा नोट करती है, क्योंकि ये मैटर करता है मोर देन ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस, जो कि पहले लॉन्च होता था, अब वो बंद हो गया है। तो इससे ज़्यादा मैटर करती है जो गवर्नेंस इंडेक्स है वो, क्योंकि जो सॉवरेन क्रेडिट रेटिंग एजेंसी जो होती है वो इंडिपेंडेंट असेसमेंट करती है किसी भी कंट्री की क्रेडिट वर्दीनेस को, और इसके अकॉर्डिंग एक कंट्री की इमेज बनती है एज ए प्रॉपर डेमोक्रेसी। तो इस तरह के जो रेटिंग हैं वो इन्वेस्टर्स को एक तरह की इंसाइट्स देते हैं कि कितना रिस्क है एक पर्टिकुलर कंट्री के डेट में इन्वेस्ट करने के लिए, क्योंकि अगर पॉलिटिकल रिस्क रहता है इस टाइप का और कंट्री में जो गवर्नेंस का इशू है, तो जाहिर सी बात है उनकी इन्वेस्टिंग जो है वो डूब सकती है। तो ये एक अच्छा पिक्चर देता है इन्वेस्टर्स को। गवर्नमेंट जो है वो
वो 15 जो डेटा सोर्सेस जो भी वर्ल्ड में जो भी 15 जो डेटा इस टाइप के क्रेडिट रेटिंग जो देते हैं उनको एनालाइज किया है इंडियन गवर्नमेंट ने, जिनमें से इकोनॉमिक इंटेलिजेंस यूनिट, जो डेमोक्रेसी प्रोजेक्ट है, कई टाइप के जो एजेंसीज हैं जो डेमोक्रेसी का इंडेक्स निकालती है वो, उसके अलावा इंडेक्स ऑफ इकोनॉमिक फ्रीडम जो कि फ्रीडम हाउस एंड हेरिटेज फाउंडेशन, ये इन पे स्पेशली ध्यान दिया है इंडियन गवर्नमेंट ने कि आखिर क्या कमी रही जिसकी वजह से इंडिया का स्कोर इतना ड्रॉप होने के एक्सपेक्टेशन जताए जा रहे हैं। सो एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से अगर बात करें तो वर्ल्ड गवर्नेंस इंडिकेटर जो वर्ल्ड बैंक निकालती है उसके बारे में एक आइडिया होना चाहिए। इकोनॉमिक इंटेलिजेंस यूनिट ये कौन कौन से इंडेक्स निकालते हैं, इकोनॉमिक इंटेलिजेंस यूनिट भी है वो अलग अलग टाइप के इंडेक्स निकालती है, तो इसके बारे में आइडिया होना चाहिए। इसके अलावा इंडेक्स ऑफ इकोनॉमिक फ्रीडम जो कि फ्रीडम हाउस एंड हेरिटेज फाउंडेशन निकालता है स्पेशली, तो ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। सो दैट्स ऑल इन दिस न्यूज़। दिस न्यूज़ इज रिगार्डिंग इथेनॉल ब्लेंडिंग इन पेट्रोल टू बी रेज टू 20% इन 3 years। सो ये इंपॉर्टेंट है GS3 के पॉइंट ऑफ व्यू से। सब सेक्शंस आएंगे इन्वायरमेंटल पॉल्यूशन एंड डिग्रेडेशन। सो यूनियन कैबिनेट अप्रूव्ड अमेंडमेंट टू द नेशनल पॉलिसी ऑन बायोफ्यूल जो कि 2018 में पास किया गया था। सो ये एक एडवांस करने को देख रही है, क्योंकि पहले जो टारगेट था 20% के जो ब्लेंडिंग है वो 2030 तक अचीव करने की थी, लेकिन अब ये 2025 तक ये इसको अचीव करने का टारगेट रखा गया है बाय द गवर्नमेंट। सो इथेनॉल के बारे में अगर बात करें तो इथेनॉल इकोनॉमी इस तरह की बात होती है, तो इथेनॉल बिकम्स द वन ऑफ द इंडियाज टॉप गोल इन 21st सेंचुरी, क्योंकि 20% एडिशन एथेनॉल टू पेट्रोल हैव सेवरल बेनिफिट्स, यानी कि 20% एथेनॉल अगर ऐड किया जाता है पेट्रोल में तो ये लगभग 4 बिलियन के आसपास, यानी कि लगभग 30,000 करोड़ जो है इतना पैसा बचाएगी भारत सरकार की, क्योंकि क्रूड ऑयल हमको इंपोर्ट करना पड़ता है बाहर से। तो जो इथेनॉल ब्लेंडेड पेट्रोल है इसका यूज़ करने से होता क्या है कि कार्बन मोनोऑक्साइड का जो इमिशन है वो काफ़ी हद तक रिड्यूस होता है। उसके अलावा हाइड्रोकार्बन्स या फिर नाइट्रोजन के जो वेरियस ऑक्साइड्स हैं उसके इमिशन भी काफ़ी हद तक घट जाते हैं। सो रिडक्शन देखे गए हैं CO एमिशन में जब यूज़ किया जाता है 20% ब्लेंडेड पेट्रोल यानी इथेनॉल ब्लेंडेड पेट्रोल, क्योंकि वो देखा गया है कि 50% लोअर होता है एमिशन 2 व्हीलर्स में और 30% लोअर होता है 4 व्हीलर्स में। तो ये काफ़ी अच्छा है अगर इन्वायरमेंट के कंजर्वेशन की बात करें। तो अगर ये जो ब्लेंडिंग प्रोसेस होता है वो आखिर कैसे होता है, तो ये क्रॉप है, क्रॉप को पहले फर्मेंट किया जाता है, उसको पानी में डाल के रखा जाता है जो, और कुछ टाइप के एंजाइम्स उसमें ऐड किए जाते हैं जिससे फर्मेंटेशन प्रोसेस थोड़ा सा फास्ट हो जाता है। उसके बाद इसको प्यूरीफाई किया जाता है, फिर इससे बनता है एथेनॉल और फिर इसको फ्यूल में मिक्स किया जाता है। सो इस तरह का पूरा एक प्रोसीजर है जो कि जो ब्लेंडिंग में होता है। अगर इथेनॉल ब्लेंडिंग प्रोग्राम की बात करें इंडिया में, तो इंडिया अचीव्ड 9.45% ऑफ ब्लेंडिंग इन मार्च 2022, यानी कि लगभग 10% के आसपास के गोल को हमने अचीव कर लिया है। और जो फर्दर 10% होगा वो अचीव किया जाएगा 2025 तक। ये गवर्नमेंट का नया टारगेट है जो कि उन्होंने सेट किया है। सो बेनिफिट अगर देख लें इस पॉलिसी की तो वो क्या है, तो ये पॉलिसी जो है वो अलाउ करेगा मोर फीड स्टॉक को कि वो बायोफ्यूल प्रोड्यूस करे, और इससे जो इंडिजिनियस टेक्नोलॉजीज़ हैं वो भी काफ़ी हद तक फोस्टर होगी। सो जो इसके मेजर बेनिफिट्स जो अगर होने वाले हैं वो क्या हैं, तो लगभग ये 30,000 करोड़ बचने वाले हैं फॉरेन एक्सचेंज के हर साल। एनर्जी सिक्योरिटी का जो इशू है वो काफ़ी हद तक सॉर्ट आउट होता नज़र आ रहा है इस इनिशिएटिव से। कार्बन एमिशंस जो होंगे वो काफ़ी लो होंगे, बेटर एयर क्वालिटी होगी, सेल्फ रिलायंस हो जाएंगे हम, क्योंकि काफ़ी हद तक क्रूड ऑयल इंपोर्ट करना पड़ता है इंडिया को। जो डैमेज्ड फूड ग्रेन है उसका एक बेटर वे में यूज़ होगा। फार्मर्स के जो इनकम है, जो कि इस गवर्नमेंट का टारगेट रहा है कि 2022 तक फार्मर्स की इनकम को डबल करनी थी, लेकिन अब वो 2024 पे पहुंच गया है, तो इस पे भी एक हेल्प मिलेगी।
और जो इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी है वो भी बहुत अच्छी होगी, बिकॉज ऑफ ये सेक्टर नया है ब्लेंडिंग का, और इस पर कई नए स्टार्टअप और नए इन्वेस्टमेंट आने की उम्मीद है। जो इम्पैक्ट हैं इंजन्स पे, पर्टिकुलर व्हीकल के इंजन पे कुछ ना कुछ मॉडिफिकेशन तो करना ही पड़ेगा बिकॉज ऑफ द बिल्डिंग प्रोसेस। तो जो 10% ब्लेंडिंग होती है पेट्रोल पे, उसमें ज़्यादा चेंजेस नहीं करने पड़ते हैं इंजन में, लेकिन 20% जो ब्लेंड है अगर वो किया जाता है तो इससे क्या है, काफ़ी हद तक चेंजेस करने पड़ेंगे ऑटोमोबाइल्स को, जो कि इनके प्राइसेस को फर्दर और राइज कर सकते हैं। सो एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखें तो जो नेशनल पॉलिसी ऑन बायोफ्यूल है इसके बारे में एक आइडिया होना चाहिए। उसके अलावा इथेनॉल ब्लेंडिंग क्या होता है और जो ब्लेंडिंग प्रोग्राम है इथेनॉल का और ये जो टारगेट्स हैं इसके बारे में एक आइडिया होनी चाहिए। सो दैट्स ऑल इन दिस न्यूज़। Next topic is digitization of critical infrastructure and its challenges. So basically, current country is moving towards digitalization or digitization. So basically, digitization is a process of converting information into digital format. So whatever information I'm having, मेरी फाइल में कोई भी इंफॉर्मेशन है, मेरे सिस्टम में कोई भी इंफॉर्मेशन है, मेरे प्रोसेस में कहीं पे भी उसको डिजिटल फॉर्मेट में कन्वर्ट करना, बुक्स को डिजिटल फॉर्मेट में कन्वर्ट करना, मेरे पूरे के पूरे प्रोसेस को डिजिटल फॉर्मेट में कन्वर्ट करना, उसका मतलब है बेसिकली डिजिटाइजेशन। इसका रिज़ल्ट क्या होगा? ऑब्जेक्ट्स हो, चाहे इमेज हो, साउंड हो, डॉक्यूमेंट हो, सिग्नल हो, सब कुछ कन्वर्ट करना इन डिजिटल फॉर्मेट। अब डिजिटाइजेशन एंड डिजिटलाइजेशन, दीज आर टू डिफरेंट टर्म्स। डिजिटलाइजेशन का मतलब है डिजिटल टेक्नोलॉजी का यूज़ करके पूरे के पूरे बिजनेस मॉडल को बदलना, जो कि नए रेवेन्यू और वैल्यू प्रोड्यूसिंग अपॉर्चुनिटीज़ लेके आए। ये एक प्रोसेस है ताकि हम धीरे धीरे डिजिटल बिजनेस की तरफ मूव करें। सो जो हमारा नॉर्मल सिस्टम, उस नॉर्मल सिस्टम को अगर मैं एक दूसरे से कम्युनिकेट कर रहे हैं, कोई प्रोसेस में पार्ट ले रहे हो, पूरा प्रोसेस डिजिटलाइज हो जाए। सो उस पूरे प्रोसेस को कहेंगे डिजिटलाइजेशन। डिजिटाइजेशन जो है वो बेसिकली सिर्फ कन्वर्जन है डाटा या प्रोसेसेस का, वहीं डिजिटलाइजेशन एक ट्रांसफॉर्मेशन है। ये मोर देन है जो एग्जिस्टिंग डिजिटल डाटा है उससे मैंने एक डाटा को डिजिटल में कन्वर्ट कर दिया, उससे ज़्यादा एक ब्रॉडर ट्रांसफॉर्मेशन लेके आए पूरे के पूरे सिस्टम में, जिससे रेवेन्यू इंक्रीज़ हो। वो बेसिकली है डिजिटलाइजेशन। ज़रूरत क्या थी डिजिटाइजेशन की? एक तो डाटा ड्रिवन डिसीजन मेकिंग होगा। मेरा सारा का सारा डाटा अगर डिजिटल फॉर्मेट में है तो जो भी मैं डाटा कलेक्ट करूँगा उससे मेरा बेटर अंडरस्टैंडिंग होगा, मैं टारगेट कर पाऊँगा स्पेसिफिक डिसीजन। मेन स्ट्रीमिंग ऑफ क्लाउड टेक्नोलॉजी, जो क्लाउड टेक्नोलॉजी बड़े बड़े कंपनीज यूज़ कर रही है उसका मेन स्ट्रीमिंग हो जाएगा। सब जितने भी छोटे इनपुट है, छोटे MSMEs सेक्टर के कंपनीज़ है, अगर वो सब कुछ यूज़ करेंगे तो जो मेन स्ट्रीमिंग है क्लाउड टेक्नोलॉजी का वो ज़्यादा होगा। इसके बेनिफिट क्या होगा? क्योंकि कॉस्ट एफिशिएंट है, एक्सेसिबल हो जाएगा और ऑप्टिमाइज़ कर देगा प्रोसेसेस को, एनहांस करेगा स्टोरेज और प्रोसेसिंग ऑफ डाटा, इंडिया में भी और इंडिया के बाहर भी। थर्ड है एनहांस्ड यूज़र एक्सपीरियंस। जो एंड यूज़र है उसका एक्सपीरियंस एनहांस होगा। कैसे होगा? इन डेप्थ इन्फॉर्मेशन उसको मिलेगी और बेटर प्रेजेंटेशन कर विजिबल होगी। अब मैं मोबाइल में जो डाटा यूज़ कर रहा हूँ किसी भी ऐप के एप्लीकेशन के अंदर, उस एप्लीकेशन के अंदर और एक बुक के अंदर काफ़ी डिफरेंस है। मुझे जो डाटा प्रेजेंट किया जाएगा वो एक बेटर फॉर्मेट में होगा और इस वजह से जो यूज़र एक्सपीरियंस है वो एनहांस होगा। रियल टाइम मॉनिटरिंग होगी। द प्रोग्रेस कैन बी मॉनिटर्ड ऑन रियल टाइम बेसिस। एक पूरी की पूरी प्रोसेस के किस पार्ट में, किस स्टेप में प्रॉब्लम अटका हुआ है, ये सिर्फ वो ही नहीं देख पाएगा जिसका जो प्रोसेस शुरू कर रहा है, बल्कि जिससे उस प्रोसेस को फ़ायदा मिलेगा। तो जो पूरी की पूरी प्रोसेस है वो डिजिटलाइज हो जाएगी और एज अ रिज़ल्ट रियल टाइम मॉनिटरिंग की जा पाएगी एट डिफरेंट स्टेजेस। सस्टेनेबिलिटी ऑफ प्रोसेस, ये रिड्यूस करेगा एमिशन को, कॉस्ट जो होगी एग्जीक्यूशन की पूरी प्रोसेस को वो रिड्यूस करेगा, अननेसेसरी एक्सपेंडिचर्स को रिड्यूस करेगा क्योंकि रियल टाइम मॉनिटरिंग हो रही है, जिसकी वजह से प्रॉफिटेबिलिटी इंक्रीज़ होगी। अकाउंटेबिलिटी एंड ट्रांसपेरेंसी, तो जो ब्रॉडर मॉनिटरिंग सिस्टम है उससे इंफॉर्मेशन सबको अवेलेबल रहेगी, जो एंड यूज़र है उसको भी, जो बीच में मिडल पार्ट में है प्रोसेस के उसको भी, और जिसने प्रोसेस इनिशिएट किया उसको भी। इसका रिज़ल्ट ये होगा कि एक तो ट्रांसपेरेंसी आ जाएगी कि कौन क्या स्टेप ले रहा है,
प्लस अकाउंटेबिलिटी आ जाएगी किसने कितने टाइमिंग में स्टेप कंप्लीट किया है। एनहांस्ड एफिशिएंसी एंड प्रोडक्टिविटी, लेबर की एफिशिएंसी इंक्रीज़ होगी। मैं अगर काम अपने डिजिटल फॉर्मेट में कर रहा हूँ तो मैं स्पीडली कर पाऊँगा। जो चीज़ मुझे कॉपी पेस्ट करनी है अपने हैंड रिटन के बजाय मैं डिजिटली उसको बहुत ईजिली क्विकली कर सकता हूँ इन वन क्लिक। सो एफिशिएंसी इंक्रीज़ होगी जिसकी वजह से प्रोडक्टिविटी डेफिनेटली इंक्रीज़ होगी। ऑटोमेशन बूस्ट करेगा इंडिविजुअल प्रोडक्टिविटी को। एक इंडिविजुअल ज़्यादा काम कर पाएगा बिकॉज ऑफ डिजिटाइजेशन। एक और जो नीड स्पेसिफिकली आई है वो है नीड कनेक्ट करना ऑपरेशनल टेक्नोलॉजी को इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के साथ। इनकी जो ऑपरेशनल टेक्नोलॉजी है जितनी भी कंपनीज हैं उनके पास, उन जिससे वो ऑपरेट करते हैं और बिज़नेस को सस्टेन करते हैं, उसको कनेक्ट करना इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के साथ। और 60% जो कंपनी इंडियन मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर के अंदर वो एक्टिवली इन्वेस्ट कर रही है डिजिटल सर्विसेज में ताकि उनका इंफ्रास्ट्रक्चर डिजिटाइज हो जाए। नाउ व्हाट इज़ IT OT कनेक्ट? सो ऑपरेशनल टेक्नोलॉजी या इंफ्रास्ट्रक्चर का मतलब है जो कोर ऑपरेशनल इक्विपमेंट्स है किसी कंपनी के। एग्जाम्पल के तौर पे ऑयल रिग्स एक्सप्लोरेशन इक्विपमेंट जो ONGC का है वो उसका ऑपरेशनल टेक्नोलॉजी इंफ्रास्ट्रक्चर बनता है। और IT OT का कनेक्ट का मतलब होगा, इंटीग्रेशन का मतलब होगा कि कनेक्ट करना वो OT इक्विपमेंट को इंटरनेट के साथ जो अब तक डिसकनेक्ट था। आज तक उसके ऑयल रिग्स के अंदर किस तरह से इक्विपमेंट्स यूज़ हो रहे हैं जो डिग कर रहे हैं या निकाल रहे हैं या पंप कर रहे हैं वाटर, वो सब कुछ डिसकनेक्टेड थे इंटरनेट के साथ। अब वो कनेक्ट हो पाएंगे। ये होंगे कैसे? सेंसर्स एंड चिप्स के ज़रिए। इन सेंसर एंड चिप्स की मदद से जो कंपनीज़ है वो डाटा अपने पास रियल टाइम बेसिस में रखेंगी, मॉनिटर अच्छे से कर पाएंगी, कंट्रोल अच्छे से कर पाएंगी और फंक्शनिंग को ओवरऑल इम्प्रूव कर पाएंगी। इसके अदर एग्जाम्पल हैं कनेक्टिंग पावर इंफ्रास्ट्रक्चर, चाहे जनरेशन हो, डिस्ट्रीब्यूशन हो, ट्रांसमिशन हो, IT सिस्टम के साथ करना। मेडिकल एंड हॉस्पिटल में रिपोर्ट्स का डाटा, वैक्सीनेशन का डाटा, इक्विपमेंट्स का डाटा पूरा का पूरा IT इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ कनेक्ट कर देना। और डिफेंस इंफ्रास्ट्रक्चर में चाहे वो आपके मिसाइल सिस्टम हो या बाकी के सिस्टम हो, अगर वो सारा इंटरनेट के साथ कनेक्ट होगा तो उसकी मॉनिटरिंग रियल बेसिस में ज़्यादा बेटर होगी, प्लस उसका कंट्रोल अच्छा होगा, प्लस एफिशिएंसी इंक्रीज होगी। वल्नरेबिलिटी क्या है इसके साथ? वल्नरेबिलिटी जो डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर को है वो है सबसे ज़्यादा गैप क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर में जिसको एक्सप्लॉइट कर पाते हैं साइबर क्रिमिनल्स। जो सिक्योरिटी सिस्टम है वो कम है, एडिक्वेट इन प्रोफेशनल्स नहीं है कि इन केस कहीं पे एक सिस्टम के ऊपर अटैक हो रहा है तो उसको डिफेंड करने के लिए एडिक्वेट इन प्रोफेशनल एडिक्वेट नॉलेज के साथ नहीं है। और ज़्यादातर जितने भी लैप्सेस हुए हैं या प्रॉब्लम्स फेस किया है डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर ने, वो ज़्यादातर ह्यूमन लैप्सेस की वजह से, ह्यूमन एरर्स की वजह से हैं। दूसरा वल्नरेबिलिटी आता है स्टेट स्पॉन्सर्ड साइबर अटैक्स। काफ़ी कंट्रीज़ इंक्लूडिंग चाइना, रशिया, US ये टारगेट करते हैं क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर को जो उनकी एनिमी कंट्रीज़ में है, और ख़ासकर इसको यूज़ करते हैं क्राइसिस के टाइम, जैसे यूक्रेन के टाइमिंग में अभी हुआ। रशिया ने यूक्रेन, US और यूरोपियन यूनियन के इंफ्रास्ट्रक्चर को टारगेट किया, वहीं वापस में रिटेलिएट किया US और बाकियों ने टू टारगेट रशियाज़ इंफ्रास्ट्रक्चर। इंडिया का एग्जाम्पल देखें तो अटैक हुआ था पावर इंफ्रास्ट्रक्चर पे लद्दाख एंड महाराष्ट्र में 1 ईयर, और वो मेजरली क्लेम किया जाता है कि वो चाइनीज़ बेस्ड अटैक था, जिससे ब्लैकआउट हो सकता है। ब्लैकआउट के साथ पूरी इंडस्ट्री उस टाइमिंग पे बंद पड़ सकती है। सोशल इंजीनियरिंग अटैक्स, IT जो है एक बहुत ही वाइड रेंज के मैलिशियस एक्टिविटी को स्पेस देता है। उस स्पेस के साथ वो मैनिपुलेशन के ट्रिक्स यूज़ करते हैं ताकि यूज़र को मैनिपुलेट कर पाएँ। खासकर जो रिमोट वर्किंग में है, फिशिंग अटैक्स करके खूब सारा डाटा कलेक्ट करना या मैनिपुलेशन करना डाटा का। अब मोबाइल सिक्योरिटी थ्रेट, जो मोबाइल फ़ोन्स है वो बेसिकली एक इंटरफेस डिवाइस है। फाइनली जितने भी प्रोडक्ट कंपनी में, मार्केट में, इकोनॉमी में बन रहे हैं वो सारे के सारे किसके लिए हैं? पब्लिक के लिए। जो यूज़र है एंड यूज़र है, और एंड यूज़र उसको किस तरह से यूज़ कर रहा है? मोबाइल के थ्रू। सो मोबाइल कनेक्ट कर रहा है जितने भी प्रोडक्ट है मार्केट में एंड यूज़र को
उन प्रोडक्ट के साथ। इस मोबाइल की सिक्योरिटी बेहद ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर ये मोबाइल इनसिक्योर होता है तो जो प्रोडक्ट यूज़ हो रहे हैं जितने भी, वो सारे इनसिक्योर हो जाते हैं और जो एंड यूज़र है उसका एक्सपीरियंस ख़राब होगा या फिर वो यूज़ ही ना कर पाए। सो इसलिए मोबाइल सिक्योरिटी थ्रेट भी डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर में एक सीरियस थ्रेट की तरह है। क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर सीरियस सिक्योरिटी थ्रेट, इसमें बेसिकली ये है कि क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर है, अब हम कहेंगे कि जो जितने भी बिग डाटा हाउसेज हैं या कंपनीज़ है, अमेज़ॉन के डाटा बेसिस हैं, उनके अंदर बिग स्टोरेज होता है डाटा का। वो प्रोसेसिंग फैसिलिटी भी है उनकी कि उस स्टोरेज को साथ साथ वो प्रोसेस भी करेंगी डाटा को। कंपनी इंडिविजुअली अपना डाटाबेस बनाने के बजाय लेंड करती है या रेंट पे लेती हैं अमेज़ॉन के डाटाबेस को और वहीं पे अपना प्रोसेस भी करती है डाटा को। इससे उनका कॉस्ट रिड्यूस होता है मेंटेनेंस का। लेकिन प्रॉब्लम क्या क्रिएट होगी, एक पर्टिकुलर पोजीशन के ऊपर, एक पर्टिकुलर लोकेशन के ऊपर बहुत ज़्यादा कंपनियों का डाटा प्रोसेस हो रहा है। उस लोकेशन को और उस डाटाबेस की सिक्योरिटी को थ्रेट है। इस एक डाटाबेस को अगर मैं डैमेज करता हूँ तो बहुत ज़्यादा कंपनीज अपना फंक्शनिंग बंद कर देंगी। वो बैंक से लेके, हॉस्पिटल से लेके, मेजर आईटी हब से लेके गवर्नमेंट की वेबसाइट तक हो सकता है। तो डैमेज टू वन ब्रिंग्स कंप्लीट होल्ट ऑफ सिस्टम फॉर ऑल। रैंसमवेयर अटैक इंडिविजुअल भी हो सकते हैं, ग्रुप अटैक्स भी हो सकते हैं। ये टूल्स यूज़ करते हैं डिफरेंट टाइप के, और जितने भी रैंसमवेयर के मैलवेयर हो, रैंसमवेयर के लिए यूज़ कर रहे हैं टूल्स को, ये बेसिकली कंट्रोल ले लेते हैं फ्रॉम दैट कंपनी या इंडिविजुअल या ऑर्गेनाइजेशन। और कंट्रोल लेने के बाद इसका एक एग्जांपल भी है, हैकर्स ने डिप्लॉय किया था एक रैंसमवेयर इन ऑयल इंडिया कंपनी जो है उसके आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर में, और डिमांड किया था $7.5 बिलियन टू अनलॉक इट्स सर्वर्स, ताकि वो अपने काम को कंटिन्यू कर सके। ऑल्दो ऑयल ने इस रिपोर्ट को कंफर्म नहीं किया है, बट दैट हैज़ बीन अलेज्ड इन द मार्केट। अ टोटल ऑफ 3,913 वल्नरेबिलिटीज़ रिपोर्ट किए गए थे क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर में डोमेस्टिक कंपनीज़ की ड्यूरिंग जुलाई एंड सितंबर 2021। वे फॉरवर्ड क्या है? डिजिटलाइजेशन इज़ डेफिनेटली अ न्यू वे ऑफ लाइफ। इनकॉर्पोरेशन ऑफ डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर हैज़ बिकम एन एग्जिस्टेंशियल चैलेंज, करना ही पड़ेगा। और इंडिया को रैपिडली मूव भी करना पड़ेगा टुवर्ड्स डिजिटलाइजेशन। साथ के साथ प्रोटेक्शन ऑफ क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर इज़ फार मोर इम्पोर्टेंट। जितनी स्पीड से हमने इंफ्रास्ट्रक्चर को क्रिएट करना है, उसकी प्रोटेक्शन भी उतना ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। सो फार इंडिया लैक्स अ कॉम्प्रिहेंसिव पॉलिसी। हमारा सर्ट है जो प्रोटेक्ट करता है इन केस ऑफ एनी इमरजेंसी जो साइबर अटैक्स की वजह से क्रिएट होती है, और इन सभी थ्रेट के साथ वो डील करता है। लेकिन कोई स्पेसिफिक पॉलिसी नहीं है। जो फॉर्मुलेटेड पॉलिसी है, नेशनल पॉलिसी साइबर सिक्योरिटी के ऊपर, वो भी पैन इंडिया और पैन सेक्टर्स इस्तेमाल में नहीं होती है। तो एक नेशनल टीम चाहिए, लाइक सर्टीन, इसको और एक्सपेंड किया जा सकता है ताकि साइबर प्रोफेशनल इमीडिएटली किसी भी अटैक को स्टॉप भी कर सके, और कोई हो गया है तो उसका मिटिगेट भी कर सके। तो मिटिगेशन के लिए डेफिनेटली एक लार्ज टीम इज़ नीडेड। सो इन द एज ऑफ डिजिटल इकोनॉमी, डाटा इज़ द न्यू ऑयल और करेंसी। प्रोटेक्शन ऑफ दिस करेंसी इज़ फार मोर इम्पोर्टेंट। Instead, along with creating new currency, we have to protect the present one. So next topic is state of inequality report, a stock taking for both inclusion and exclusion. अभी recently एक रिपोर्ट रिलीज़ हुई है, द स्टेट ऑफ इनइक्वालिटी इन इंडिया। रिलीज़ किसने किया है? इकोनॉमिक एडवाइजरी कमेटी जो है प्राइम मिनिस्टर की, उसके चेयरमैन बिबेक देब्रॉय ने। इकोनॉमिक एडवाइजरी कमेटी ने बेसिकली इस रिपोर्ट को कमीशन किया था, जो कि कंप्लीट की है या बनाई है इंस्टीट्यूट ऑफ कॉम्पिटिटिवनेस ने। ये कॉम्प्रिहेंसिव एग्जामिनेशन है जो प्रेजेंट एक्सटेंट है इनइक्वालिटी का और नेचर है इनइक्वालिटी का इंडिया के अंदर। ये पेपर ये भी एग्जामिन करता है कि कैसे इनइक्वालिटी सोसाइटी के ऊपर इम्पेक्ट कर रही है, चाहे वो किसी भी क्लास के हो, जेंडर के हो या ज्योग्राफी के हो। अब इस रिपोर्ट के अंदर मैथडोलॉजी क्या यूज़ हुआ है? जो पेपर है बेसिकली 5 मेन फैक्टर्स के ऊपर है जो डिटरमाइन करते हैं आपके करेक्टर एंड एक्सपीरियंस ऑफ इनइक्वालिटी को, और इसको 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, इकोनॉमिक फेसेट एंड सोशियो इकोनॉमिक मैनिफेस्टेशन।
इकोनॉमिक के कितने टाइप के फेसेट्स हैं जिसकी वजह से इकोनॉमिक पैरामीटर्स चेंज होते हैं और सोशो इकोनॉमिक मैनिफेस्टेशंस क्या क्रिएट हो रखे हैं उनके बेसिस पे। इनकम डिस्ट्रीब्यूशन, लेबर मार्केट डायनामिक्स, हेल्थ, एजुकेशन, हाउस होल्ड करेक्टरिस्टिक्स, ये सारे फैक्टर्स को कंसिडर किया गया। इसका डाटा कहाँ से आया है? इसका डाटा आया है पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे जो PLFS रेगुलर होता है, प्लस नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे NFHS, और उसके अलावा है यूनिफाइड डिस्ट्रिक्ट इंफॉर्मेशन सिस्टम फॉर एजुकेशन का सर्वे का डाटा। इन सब डाटा के बेसिस पे ये रिपोर्ट प्रिपेयर की गई है। हर एक चैप्टर में एक्सप्लेन किया गया है कि एग्जिस्टिंग स्टेट ऑफ अफेयर्स क्या है, एरिया ऑफ कंसर्न क्या है, इंफ्रास्ट्रक्चर कैपेसिटी की कितनी एकम्प्लिश हम कर चुके हैं और फेलियर्स क्या हैं, और इम्पैक्ट क्या है इनइक्वालिटी का। मेजर हाइलाइट्स क्या हैं रिपोर्ट के? सबसे पहला है कंसंट्रेशन ऑफ वेल्थ। एक मेजर ऑफ इनइक्वालिटी देखा जाता था, लेकिन हाईलाइट में रिपोर्ट में कहा गया है कि सिर्फ कंसंट्रेशन ऑफ वेल्थ को मत देखो, इसको और ब्रॉडर वे में देखो। पेपर आर्ग्यू करता है कि जो वेल्थ कंसंट्रेशन है वो एक सिंगल पैरामीटर नहीं होना चाहिए मेजर करने के लिए इनइक्वालिटी को, इंस्टेड डायनामिक फैक्टर को देखना चाहिए कि इनकम डिस्ट्रीब्यूशन कितना है, कहाँ से कैपिटल फ्लो ड्राइव हो रहा है, इवैल्यूएट करना कि फैमिली की परचेजिंग पावर कितनी है, ये सब प्रायोरिटाइज होना चाहिए। जहाँ तक है अर्निंग्स है वो इंक्रीज़ हुए हैं टाइम के साथ, लेकिन बेनिफिट एक ही जगह पे कंसंट्रेटेड रहे हैं, और जो इनकम है वो इंक्रीज़ हुए हैं टाइम के साथ, लेकिन जो उसके एडवांटेजेस है ग्रोथ के वो प्राइमरली कंसंट्रेट होते गए, जो इस रिपोर्ट की रिसर्च के हिसाब से सामने आया, जिसका रिजल्ट ये रहा जो मार्जिनलाइज्ड है वो फर्दर मार्जिनलाइज्ड हो गए, पुअर बिकमिंग मोर पुअर। कुछ एक जो इसमें देखे गए थे वो ये है कि इंक्रीज लेबर पार्टिसिपेशन हुआ है पहले के टाइमिंग के, इंक्रीज्ड हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट हुआ है, स्टूडेंट का एनरोलमेंट रेशियो इंक्रीज़ हुआ है, और लोअर चाइल्ड मोर्टेलिटी रेट्स सामने आए हैं। लेकिन कंसंट्रेशन ऑफ वेल्थ हैज़ वर्सेंड, कुछ लोगों के हाथ में ज़्यादा पैसा आया है, ये डेफिनेट सिचुएशन इंक्रीज़ हुई है। मेट्रोपॉलिटन रीजन्स के अंदर तो 4% वेल्थ कंसंट्रेट हो गई रिचेस्ट क्विंटल के हाथ में, 4% ऑफ एंटायर वेल्थ इज़ विद इन द हैंड ऑफ रिचेस्ट क्विंटाइल पीपल, comparative to mere 7.1% concentration in rural areas। टॉप के जो 1% है वो अर्न कर रहे हैं 6-7% ऑफ ऑल इनकम, यानी कि 1% व्यक्ति जो टॉप के हैं वो 6 से 7% टोटल इनकम को अर्न कर रहे हैं, यानी कि अपनी कैपेसिटी से 7 टाइम्स। वाइल द टॉप 10 गेट 1/3। अगर टॉप 10 को देखूँ, टॉप 10% को देखो तो ये 30% टोटल इनकम को कैप्चर कर रहे हैं। रिपोर्ट्स की रिकमेंडेशंस क्या हैं? सबसे इंटरेस्टिंग रिकमेंडेशन जो रिपोर्ट ने दिया वो है यूनिवर्सल बेसिक इनकम के प्रोग्राम को लाना। ये एक ऐसा प्रोग्राम था जो कि इम्प्लीमेंट करने के बाद इनकम डिस्पैरिटी को रिड्यूस करना इसका टारगेट था। एक डिफाइंड अमाउंट ऑफ मनी जितने भी अडल्ट हैं उन सबको रेगुलर बेसिस पे देना इस प्रोग्राम का मोटिव होगा। एक बेसिक इनकम सिस्टम ताकि पॉवर्टी रिड्यूस हो सके, रिप्लेस किया जा सके करंट नीड बेस्ड सोशल प्रोग्राम्स को, जिसकी वजह से ज़्यादा ब्यूरोक्रेटिक इंगेजमेंट होते हैं। अगर सबको ही बराबर बांट देंगे तो ब्यूरोक्रेसी का इतना रिक्वायरमेंट नहीं रहेगा कि फ़िल्टर आउट करो कौन कौन एलिजिबल है, जो भी अडल्ट है वो सब एलिजिबल है, तो मुझे नीड बेस्ड सोशल प्रोग्राम्स करने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं होगी। इंडिया के अंदर फॉर्मर सीनियर इकोनॉमिक एडवाइज़र अरविंद सुब्रमण्यम ने भी ये एडवोकेट किया था प्रिंसिपल यूनिवर्सल बेसिक्स इनकम का, कहा था कि यूबीआई को इम्प्लीमेंट करो सब्सिडी ट्रांसफ़र की जगह। इकोनॉमिक सर्वे 2017 के में कि जितनी हम सब्सिडी का पैसा दे रहे हैं 3 या 4 लाख करोड़, उस पैसे को आप बेसिकली यूबीआई के थ्रू डायरेक्टली ट्रांसफ़र करो पुअरेस्ट एंड पुअर को विदाउट एनी नीड बेस्ड सोशल प्रोग्राम। फिल्ट्रेशन प्रोसेस हटा के डायरेक्ट ट्रांसफ़र करो ऑन अ रेगुलर बेसिस। 2017 में आईएमएफ ने भी इस प्लान को बेसिकली बैक किया था कि ये एक इंटरेस्टिंग प्लान है, और इंडिया का जो ये फिस्कली न्यूट्रल यूबीआई प्रोग्राम होगा, फिस्कली न्यूट्रल मेन पॉइंट है यहाँ पे कि वो फिस्कली ओवर बर्डन ना करे कंट्री को, बट न्यूट्रल एक प्लान लेके आए जो फूड एंड फ्यूल सब्सिडीज़ को रिड्यूस करे। ये प्लान को आईएमएफ ने भी बेसिकली अपना सपोर्ट दिया था।
इस पेपर के अकॉर्डिंग इनकम गैप और गारंटीड इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन हो पाएगा और जो ज़्यादा गैप है उसको क्लोज किया जा सकेगा। इसके साथ साथ ये भी रिकमेंडेशन में आया है कि जो सोशल सर्विसेज हैं और सोशल सेक्टर है उनकी स्पेंडिंग को इंक्रीज़ किया जाए। गवर्नमेंट ज़्यादा डिवोट करे अपनी स्पेंडिंग को सोशल सर्विसेज एंड सोशल सेक्टर के लिए, जिसके मदद से क्या होगा, जो मोस्ट वल्नरेबल है वो रोबस्ट हो जाएंगे किसी भी शॉक के। अगर कोई और फर्दर शॉक आता है तो उससे वो रोबस्टली अपने आप को प्रोटेक्ट कर पाएंगे और अवॉइड कर पाएंगे वापस पॉवर्टी में जाने से। सो जितने भी पुअर लोग हैं उनके लिए ऐसे सोशल सेक्टर के प्रोग्राम्स लेके आओ, ताकि इन केस ऑफ कोविड जैसा या यूक्रेन के करंट प्राइसेस जैसा शॉक आता है तो वो उसको हैंडल कर पाए, और उस हैंडल करने के साथ साथ वो वापस से पॉवर्टी में या बीपीएल में ना जाए। इसके लिए गवर्नमेंट ने इस रिपोर्ट ने एक और इंटरेस्टिंग रिकमेंडेशन दी है, वो ये कि गवर्नमेंट को डेवलप करना चाहिए एक जॉब गारंटी स्कीम या प्रोग्राम, जैसे मनरेगा है, महात्मा गांधी रूरल एम्प्लॉयमेंट स्कीम, अनएम्प्लॉयमेंट इन सिटीज़ के लिए, यानी कि जो अनएम्प्लॉयड पर्सन है सिटीज़ के अंदर उनके लिए एक जॉब गारंटी प्रोग्राम इम्प्लीमेंट करना, डेवलप करना। लास्ट में एक इंटरेस्टिंग रिकमेंडेशन जो है वो ये है कि कंस्ट्रक्टिंग इनकम स्लैब्स विद क्लास इंफॉर्मेशन, जनरेटिंग जॉब्स, जनरेट करो जॉब्स को और कंस्ट्रक्ट करो इनकम स्लैब विद क्लास इंफॉर्मेशन, खासकर जो हायर एजुकेशन लेवल वाले लोग हैं उन्हीं के लिए, और रेज करो बजट फॉर सोशल एंड सिक्योरिटी सिस्टम। व्हाट इज़ सडन इन्फेंट डेथ सिंड्रोम? तो SIDS सडन इन्फेंट डेथ सिंड्रोम क्या होता है, इसके बारे में बात करेंगे। न्यूज़ में किस लिए, क्योंकि रिसेंटली ऑस्ट्रेलिया के अंदर रिसर्च हुआ, एक स्टडी हुआ जिसके दौरान पता चला है कि अभी जो SIDS के कारण जो इन्फेंट डेथ हो रही थी उसके अंदर अभी लेवल बढ़ गया है, राइट। तो उसके रिगार्डिंग ही पूरा ये SIDS वाला जो टॉपिक है न्यूज़ में है। अगर बात करें कि SIDS होता क्या है ये एक सडन या फिर एक अनएक्सपेक्टेड डेथ होती है एक इन्फेंट की। इन्फेंट क्या होता है, अंडर एज 1 की, एक छोटा बच्चा जिसकी एज 1 साल से भी कम है, और होता कब है, जब वो सो रहे होते हैं, राइट। कि वैसे तो एक हेल्दी है, ठीक है, हेल्दी क्या, चाइल्ड कैसा, इन्फेंट मतलब लेस देन 1 ईयर ऑफ एज, राइट। अदरवाइज हेल्दी, सब कुछ ठीक, लेकिन सोते सोते मतलब स्लीप के अंदर इंस्टेंट हम कह सकते हैं या फिर अनएक्सपेक्टेड हम कह सकते हैं डेथ हो जाती है। इसको क्या बोलेंगे, SIDS। अब ये होता क्यों है, क्योंकि एक एंजाइम होता है अपने ब्लड के अंदर जिसको बोलते हैं ब्यूटाराइल क्लोराइन स्टीरीन, राइट, BCHE इसको बोलते हैं। तो BCHE करके एक एंजाइम है, अगर इसको याद करना है तो BCHE मतलब बच्चे के तौर पे याद करते हैं, BCHE बच्चे, और वो SIDS किस में होता है, बच्चे में होता है, इन्फेंट ऑफ लेस देन 1 ईयर, राइट, ठीक है। अच्छा, अब ये जो रीसेंट मतलब जो ये डेथ्स हैं, रिलेटेड जो डेथ्स हैं, इसके अंदर मोस्टली डेथ्स अगर बात करें तो ऐसा इन्फेंट जिसकी एज है 1 to 4 मंथ की, 1 से 4 महीने का जो बच्चा होता है उसके अंदर ही ये मैक्सिमम तौर पे पाई जाती है। अगर हम बात करें इंडिया की नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे की वेबसाइट वगैरह देखते हैं, पेरेंट कैन रिड्यूस द रिस्क ऑफ SIDS बाय नॉट स्मोकिंग। अगर इसकी जो रिस्क है उसको रिड्यूस करना है तो पेरेंट्स के लिए हिदायत है कि वो स्मोकिंग ना करें। कब, ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी या फिर आफ्टर द बेबी इज़ बॉर्न, राइट। इससे क्या होता है कि अगर वो हम कहते हैं कि सिगरेट स्मोकिंग करने से भी उनके जो लंग्स हैं उनमें इफ़ेक्ट पड़ता है, जिसके कारण कि SIDS होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। उसके अलावा कि जब भी बच्चे को सुलाएं तो उसको
पीठ के बल में, मतलब बैक के उस पे सुलाएं, बैक पे सुलाएं, फ्रंटल जो हम बोलते हैं कि फ्रंट मतलब चेस्ट के बेस पे ना सुलाएं, राइट। अब SIDS का प्रेवलेंस की अगर बात करते हैं, वो क्या है, SIDS को कॉट डेथ भी बोलते हैं, क्लेम करता है थाउजेंड्स ऑफ लाइफ अक्रॉस द वेस्ट। अगर वेस्टर्न कंट्रीज़ की बात करें तो यहाँ पे ये बहुत ही प्रेवलेंट है कि वेस्टर्न कंट्रीज़ के अंदर मोर प्रेवलेंट है विद रिस्पेक्ट टू अदर नेशंस। अगर US अकेले की बात करें तो US कहता है कि हर साल 3400 जो इन्फेंट्स हैं वो इसकी वजह से ही मरते हैं, राइट। और यही आंकड़ा अगर हम UK के रिस्पेक्ट में लेते हैं तो 200 ऐसी डेथ एनुअली बोलते हैं। अब इसके अलावा कुछ हेल्थ एक्सपर्ट्स ये भी बोलते हैं कि जो पूरा मतलब SIDS का सीन है, ये क्यों होता है कि एक इश्यूज़ हो जाते हैं उनके इन्फेंट के ब्रेन के अंदर, मतलब दिमाग के अंदर, ब्रेन के अंदर, चाइल्ड के वहाँ पे इश्यूज़ होते हैं जहाँ पर वेकअप और स्लीप के दौरान हम कह सकते हैं कि ब्रीदिंग को कंट्रोल करने की जो नर्व्स या फिर जो प्रोसेस होता है उसके अंदर इशू आने के कारण ये दिक्कत हो जाती है। अब नई स्टडी क्या कहती है नई स्टडी कहती है कि कुछ बच्चे इनहेरिटेंटली ही मतलब जो पैदा होते हैं तो वो ऑलरेडी सकम रहते हैं SIDS केस में, SIDS के केसेस के लिए। तो इसमें वो क्या रीज़न मान सकते हैं हम कि जैसा हमने जो प्रिवेंशन बताया था कि स्मोकिंग ना करें प्रेगनेंसी के टाइम, तो उस केस में कई बच्चे इनहेरेंटली पैदा होने के साथ साथ SIDS लेके आते हैं। रिसर्चर्स की अगर बात करें तो रिसर्चर्स ने कंपेयर करी है ड्राइड ब्लड सैंपल्स और 655 हेल्दी सैंपल्स को। तो अगर इसमें बात करें तो 26 जो बेबीज़ थे वो डाई हुए हैं SIDS के कारण, और 41 जो डाई हुए हैं वो हैं अदर कॉजेज़ के कारण, राइट। अब इस डेथ में भी टीम ने रिसर्च करके बताया कि हर 10 में से 9 बच्चे ऐसे थे SIDS वाले केस में जिनका कि BCHE मतलब बच्चे वाला लेवल कम था, BCHE एंजाइम लो था, राइट। अब ये जो BCHE एंजाइम है ये है क्या, ये एंजाइम क्या करता है, ये ब्रेन में रहता है और ये हेल्प करता है या फिर इसका ड्यूटी क्या रहता है, सेंडिंग आउट सिग्नल्स दैट मेक बेबी वेकअप, बच्चे को उठाता है, एंड टर्न हिज हेड गास्प फॉर ब्रेथ। तो नींद के टाइम पूरा जो बॉडी कंट्रोल होता है वो इस पर्टिकुलर एंजाइम से होता है, जिससे क्या होता है कि वो ये एंजाइम सिग्नल सेंड करता है कि बेबी को उठने के लिए, उसका हेड टर्न करने के लिए या फिर ब्रेथ लेने के लिए, मुंह खोलने के लिए, ठीक है। अगर नॉर्मली बात करें तो ये एक पार्ट है एक ऑटोमेटिक सिस्टम का जो कि अदर फंक्शंस कंट्रोल करते हैं जैसे ब्लड प्रेशर और ब्रीदिंग, राइट। तो मतलब एक पर्टिकुलर कंट्री के अंदर ये पूरे इश्यूज़ थे एंड पेपर के अंदर आया था। तो डायरेक्टली अगर हम बात करें प्रीलिम्स पर्सपेक्टिव से कि रीसेंट न्यूज़ के केस में SIDS डेथ सिंड्रोम, डायरेक्ट क्वेश्चन कि किससे रिलेटेड है। इसमें क्वेश्चन मतलब आपके जो हम कह सकते हैं कि ऑप्शंस है वो बेबी हो सकता है, डेथ ड्यू टू माइनिंग हो सकता है, कुछ और हो सकता है, कुछ और हो सकता है। तो 4 ऑप्शन देके SIDS की सिंपल फुल फॉर्म पूछ सकते हैं, वो का पूरा मतलब पूछ सकते हैं कि क्या होता है। उसके अलावा BCHE एंजाइम का रोल पूछ सकते हैं साइंस एंड टेक वाली सेक्शन में, बायोटेक वाले में, राइट। तो प्रीलिम्स पर्सपेक्टिव से बहुत ही अच्छा हम कह सकते हैं टॉपिक है। फिलहाल इस टॉपिक से इतना ही, राइट। एंड दिस वाज ऑल फ्रॉम टुडे। If you need any help or you are preparing for the UPSC, you can always contact us at our numbers. We will help you at any cost and in every phase of the preparation. किसी भी फेज़ के अंदर अगर आपको दिक्कत आ रही है तो आप उसके कंसल्टेशन के लिए हमें कॉल कर सकते हैं। इसके अलावा इन वीडियोस को देखने के लिए आप ऐप डाउनलोड कर सकते हैं, टॉपर्स नोट्स के नाम से ही ऐप है, उसके ऊपर आप टेस्ट सीरीज़ भी दे सकते हैं, राइट। हमारा डेली PDF जो आता है बहुत ही डिटेल्ड एनालिसिस वाला, जो हम कह सकते हैं एनालिसिस ऑफ न्यूज़पेपर, कि आपको पेपर पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, वहीं से आप एनालिसिस ले सकते हैं, पूरा दौड़ भाग करने की ज़रूरत नहीं है। और ऐसा भी नहीं है कि बाकी इंस्टीट्यूट्स की तरह की 5-6 न्यूज़ करके ख़त्म कर दिया, पूरा डिटेल जितनी न्यूज़, अगर 30 न्यूज़ है तो 30 न्यूज़, 60 न्यूज़ है तो 60 न्यूज़, जितना भी UPSC के हिसाब से इम्पॉर्टेंट है पूरी न्यूज़ उसके अंदर मिलती है।
चलिए, थैंक यू सो मच एंड विल मीट यू टुमारो। थैंक यू।